दिस इज द लास्ट चांस टू प्रूव योरसेल्फ। वो 1.5 घंटे ऐसा ही करो कि आप हर सवाल, हर ताने, हर एक चीज का जवाब दे रहे हो। इसके नंबर देखो ही मत, ठीक है। आप सिर्फ ये देखो कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, उसमें एनालिसिस कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। उस हिसाब से आप वो करो। और ये सारी चीजें ऐसा नहीं कि ये आपके साथ ही हो रही है, एग्जैक्टली ये सबके साथ होता है। सबके साथ होता है। Exactly, मतलब हाँ। जितने भी स्टूडेंट्स है ना, आपका जो AIR 1 वाला आएगा ना, उससे भी आप ये चीजें पूछ के देख लेना कि लास्ट टाइम पे आपको फियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। मतलब सबको ये फियर होता है, ये ह्यूमन नेचर है भाई। सो वेलकम बैक टू द चैनल। सिंस वी आर ऑन द वर्ज ऑफ एग्जामिनेशन, हमारा एग्जाम सिर्फ 2 से 3 दिन अवे है। सो इस समय आपके मन में काफी ज्यादा ख्याल आ रहे होंगे, लाइक आप ओवर थिंक कर रहे होंगे, या आपकी प्रिपरेशन कैसी है, कैसी जा रही है आपकी प्रिपरेशन, इनफ है कि नहीं, ऐसे थॉट्स आपके माइंड में आ रहे होंगे। सो एज टू क्लियर योर माइंड आउट ऑफ दीज थिंग्स, आज हमारे आकाश, हमारे पोस्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड हमारे गेस्ट मिस्टर विनय यहाँ पे प्रेजेंट है। सो वी आर हियर टू क्लियर यू आउट ऑफ ऑल द डाउट्स। सो लेट्स बिगिन विद मिस्टर आकाश। सो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, मेरे लिए बताओ कि आप विद इन 2 डेज में कि फिजिक्स का क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमने काफी कुछ फॉर्मूलाज वगैरह हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिए होते हैं। सो इन लास्ट 2 डेज हमें देखना चाहिए हमारे वीक जोन्स क्या है, या कौन से टॉपिक्स है जिसमें हमारी कंटिन्यूअसली बॉक्स में मिस्टेक्स होती है। वी आर गोना रेक्टिफाई देम, एंड इससे हम अच्छा कर लेंगे एग्जामिनेशन में हमारे को क्या सो है। गाइस, ओवरऑल मैं फिजिक्स का बताऊं, आपको लास्ट 2 डेज में फॉर्मूला को रेक्टिफाई करना, फॉर्मूला को रिवाइज करना है और वीक एरिया को रेक्टिफाई करके उसे क्लियर करना है और अपनी जो फॉर्मूला सीट है उसे बार बार रिवाइज करना है। तो दिस आर ओवरऑल फॉर फिजिक्स। अब केमिस्ट्री के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, तो विद इन 2 डेज का। तो केमिस्ट्री में हमारा क्या रहेगा, फिजिकल केमिस्ट्री में तो हमें सेम एज फिजिक्स चल के रहना पड़ेगा। सेम हमें फॉर्मुलाज जो है फॉर्मुला शीट्स में रिवाइज करनी पड़ेगी। और एज फार एज ऑर्गेनिक इज कंसर्न, तो वहां पे आप रिएजेंट्स, नेमिंग रिएक्शंस, इन पे फोकस रखो। जीओसी, हाइड्रोकार्बन इंपॉर्टेंट चैप्टर से वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, इन पे एम्फेसिस रखो। एंड इन एज फार एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंसर्न, वहां पे एनॉमलस बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट्स, वहां पे ट्रेंड्स वगैरह जो चलती आ रही है उन पे फोकस रखो, एंड यू विल डू गुड इन द एग्जाम। क्योंकि केमिस्ट्री में आपको सुपरफिशियल क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे, उतना डेप्थ एंड कैलकुलेटिव आपको देखने को पेपर नहीं मिलेगा। तो एग्जैक्टली मैंने आप बताओ ऑर्गेनिक का क्या, आपका क्या स्ट्रेटेजी था ऑर्गेनिक बेसिकली कहना है। ऑर्गेनिक का बात है तो सबसे पहले जो हमारी GOC है ना, वो मतलब क्लियर होना चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि वही ऑर्गेनिक का बेसिक है, ठीक है। और ऑर्गेनिक में जो नेमिंग रिएक्शन है ना, वो सारी क्लियर होनी चाहिए इस टाइम पे, ठीक है। लास्ट 2-3 दिन पहले ना नेमिंग रिएक्शन जितनी भी है ना, उनको रिवाइज करो। जैसे हम फिजिक्स वगैरह में फॉर्मूला रिवाइज करते हैं ना, ऐसे ही ऑर्गेनिक में भी नेमिंग रिएक्शन का जो भी आपने शॉर्ट्स जो भी बनाए ना, उनको अच्छे से रिवाइज करो। और ऑर्गेनिक में और क्या, यही है। ठीक है गाइस, तो आपको ओवरऑल में केमिस्ट्री का शॉर्ट ओवरव्यू दूं तो आपको केमिस्ट्री में फिजिकल में ओनली फॉर्मूला की पे स्ट्रिक्ट रहना है और ऑर्गेनिक में आपको जीओसी फर्स्ट, जीओसी सेकंड, हाइड्रोकार्बन और बेसिकली जो क्लास 12 का चैप्टर है हेलोकिन, हेलोरिन, अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन, बायोमोलिक्यूल्स को इस चैप्टर को बेसिकली स्ट्रिक्ट रहना है। और जो भी नेमिंग रिएक्शन है, जैसे मीरा ने बताया और आपने विनय बताया कि आपका जो नेमिंग रिएक्शन है ना, उस पे आपको बार बार रिवाइज करना है। जैसे आपने फिजिक्स को फॉर्मूला को रिवाइज करते थे, वैसे सिमिलर वे में नेमिंग रिएक्शन को ही रिवाइज करना है। बाकी इनऑर्गेनिक में आपका जो भी एनॉमलस बिहेवियर है, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग एज वेल एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डीएनए ब्लॉक में कुछ कोर एरिया मैंने भी प्रिडिक्ट करके आपको दिया हूं, उस पे फोकस करना। तो ओवरऑल केमिस्ट्री में आप बेटर कर जाओगे, क्योंकि केमिस्ट्री में हमारे एग्जाम में सुपरफिशियल पे ही क्वेश्चन आता है, सिंगल लाइन पढ़ोगे आंसर आपके सामने आएगा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि बायो को इस लास्ट स्टूडेंट की क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। देखो, बायो के लिए तो मैं बात करूँ, मैं क्या, हर कोई भी बोलता है, ठीक है। बायो के लिए ओनली फोकस ओनली और एनसीईआरटी 100%, ठीक है। एनसीईआरटी पे फोकस करो। और अभी लास्ट टाइम चल रहा है, तो मैं तो यही बोलूंगा, जितना हो सके उतना रिवाइज करो, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जिसमें तुम अगर एक बार रिवाइज करोगे ना, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो छूट जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 टाइम एनसीईआरटी को रीड कर लिया अच्छे से, लेकिन तुम 11वीं 12वीं करोगे ना, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी एड ऑन होंगी आपके माइंड में। प्लस बायो में आप ये चीज कर सकते हो, जैसे हमें बायोलॉजी में जैसे लाइक आई विल टेक ए चैप्टर जैसे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, उसमें कुछ जैसे डायग्राम्स दी गई हैं। सो एम्फसाइज ऑन डायग्राम्स, डायग्राम्स को अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हमारा डायग्राम से बन जाता है। एंड एनसीईआरटी के पीछे समरी होती है, रीड दैट। एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चंस होते हैं, मे बी क्वेश्चन उनसे डिराइव हो जाए, या आपको खुद भी पता होता है दैट दिस चैप्टर इज गुड फॉर मी, आई एम वेरी वेरी गुड ऑन टू दिस चैप्टर, मेरे इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होते। गो टू दैट चैप्टर विच इज मॉडरेटली गुड, या कोई क्वेश्चन जैसे लगातार आपके क्वेश्चन गलत, गो टू दैट चैप्टर, रिवाइज दैट। क्योंकि आपके अच्छे चैप्टर से आपको उतने ही मतलब अगर एक क्वेश्चन आएगा वो सही होना ही है, लेकिन आपका जो खराब चैप्टर है वो आपको डुबा दे जाएगा। सो गो टू योर खराब चैप्टर, रिवाइज दैट प्रोफाउंडली, उसके डायग्राम, समरी सब कुछ पढ़ के जाओ, एंड यू विल डू गुड इन बायोलॉजी। बहुत अच्छे से आपने बायो का एक्सप्लेनेशन दिए हैं। तो अब मेरा यह क्वेश्चन रहेगा कि अब जिन भी बच्चों का मॉक टेस्ट में लास्ट 2-3 डे में बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं, उनका अगर नंबर मॉक टेस्ट में कम आ रहा है, तो उस
स्टूडेंट को इस टाइम में कैसे मैनेज करना चाहिए, मीन्स कैसे कंट्रोल करना चाहिए अपने आप को? So last time if you are giving mocks, obviously आपका 100% स्कोर नहीं आएगा, you will dip in your score, like आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे. लेकिन what you have to do, आप डिमोटिवेट हो सकते हो इस टाइम पे, लेकिन that's gonna do nothing. What you have to do, go back to your basics. जैसा आप मिस्टेक एनालाइज करते थे, जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, go back to that chapter, revise that chapter, go back to that topic, revise that topic and do good. You can be depressed at this time. आप ये बोल सकते हो कि I am doing wrong, मुझसे मिस्टेक्स हो रही है, उससे कुछ नहीं होना है. Just rectify your mistake and do good in the exam. That's all you can do right now. अगर उसकी बात करें ना मॉक टेस्ट में कि अब लास्ट टाइम पे नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे तो क्या करें? देखो एक मोरलेस जो स्टोरी होती है ना वो लास्ट टाइम की नहीं होती है। जो मॉक टेस्ट होता है ना उसमें जो तुम्हारे नंबर इंक्रीज होने थे वो हो गए ऑलरेडी, ठीक है? अब 2-3 दिन पहले आप सोच रहे हो कि मेरे 10 नंबर 20 नंबर इंक्रीज हो जाए, 30 नंबर इंक्रीज हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो जो भी मॉक टेस्ट में अभी इस टाइम पे जो वो आ रहा है मैंने तो पता है मैंने क्या किया था, मैंने लास्ट टाइम पे जो भी 5-6 दिन पहले जो भी मॉक टेस्ट लगाए थे ना, मैंने उनको नंबर को देखा ही नहीं था, ठीक है? क्योंकि अगर आपके ऑलरेडी कम नंबर आ रहे हैं और उसके बाद तुम मॉक टेस्ट लगा रहे हो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, वो भी एग्ज़ाम से, ठीक है? तो उसमें भी कम नंबर आएँगे, आप उसको देख लो, आप मतलब जो एनालिसिस करना चाहिए था, आप वो नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ मॉक टेस्ट के नंबर पर ही फोकस कर रहे हो, तो ऑलरेडी डिमोटिवेट तो होंगे। बट मेरे हिसाब से ना कि अभी इस टाइम पे आप मॉक टेस्ट के नंबर देखो ही मत, ठीक है? आप सिर्फ ये देखो कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, उसमें एनालिसिस कैसे कर रहा हूँ, ठीक है? उस हिसाब से आप वो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि लास्ट में होता है ना कि सब कुछ ब्लैंक हो गया। मैंने तो पढ़ा था पूरी साल में तक, बट लास्ट में जब 2 दिन एग्ज़ाम बचते हैं ना, तो उसमें सब कुछ ब्लैंक होना, इस स्टेज को कैसे अपने आप को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं? सो लाइक ये तो ह्यूमन बिहेवियर है हमारा, मतलब हम पढ़ते हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड में सारा स्टोर होता है, हमेशा आपके फ्रंटल ब्रेन में चीजें स्टोर नहीं होती है. तो व्हाट हैपेंस जब आप आगे चल के एग्जाम में बैठोगे, वहां पे भी ऐसा हो सकता है कि आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ गया एंड यू टर्न होल ब्लैंक, आप कुछ समझ नहीं आ रहा है. तो वहां पे आपको ये रखना है, या एग्जामिनेशन से पहले भी, एग्जामिनेशन के दौरान भी, व्हेन यू विल सी द क्वेश्चन ना, आपका जो कंसेप्ट है आपके बैक एंड ऑफ योर ब्रेन पे, वो आपके फ्रंटल एंड पे जरूर आएगा, क्योंकि आपने इतने एफर्ट्स डाल लिए होते हैं इनटू पर्टिकुलर क्वेश्चन या इनटू टाइप ऑफ क्वेश्चंस में कि आपके माइंड में वो जरूर है, एंड यू आर दिस एबल टू सॉल्व इट, एंड इट्स ह्यूमन बिहेवियर. आपको लगता है दैट यू आर गॉन ब्लैंक, नो यू डोंट हैव गॉन ब्लैंक. ये दिस इज एग्जामिनेशन टेंडेंसी, एग्जाम के क्लोज ऐसा जरूरी लगता ही है दैट यू आर गॉन ब्लैंक, बट यू आर नॉट गॉन ब्लैंक. और जो लास्ट टाइम पे जो होता है ना, जो फ़ियर टाइप की मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मेरे को कुछ याद ही नहीं है, जैसा कि आदिल ने बताया ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है? और ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि ये आपके साथ ही हो रही है। हाँ, एग्ज़ैक्टली ये सबके साथ होता है। सबके साथ होता है। एग्ज़ैक्टली मतलब हाँ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, आपका जो एआईआर 1 वाला आएगा ना, उससे भी आप ये चीज़ें पूछ के देख लेना कि लास्ट टाइम पे आपको फ़ियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है? मतलब सबको ये फ़ियर होता है, ये ह्यूमन नेचर है भाई, समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, अब लास्ट के 2 डेज़ में बच्चे बहुत पैनिक करते हैं और एक थॉट कॉमन रहता है कि क्या मेरा एक बार करेक्शन होगा कि नहीं होगा? तो इस थॉट को कैसे ओवरकम करें स्टूडेंट? सो जैसे कि आपने पूरे साल लाइक अच्छे से लगाकर मेहनत की है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, आपने मॉक्स दिए हैं, आपने लाइक एनसीईआरटी अच्छे से कर रखी है. सो लास्ट पे आपको ये फियर सम फैक्टर, एंड ये हर एक को, दिस फियर सम फैक्टर, दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी, आपको ये फियर सम फैक्टर लग रहा है, इट मींस दैट आपने मेहनत करी है. एक ही पर्सन होगा, वन टाइप ऑफ पर्सन वुड बी देयर जिसको फियर सम फैक्टर नहीं हो, जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है. जिसने पढ़ाई करी है, अच्छे से पढ़ाई लग के मेहनत करी है, उसको ये फियर सम फैक्टर होगा, एंड इट्स वेरी गुड दैट आप में ये फियर सम फैक्टर है. बाकी इट्स 99.99% आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड कर. इफ यू आर डन ईमानदारी से आपने मेहनत करी, यू आर श्योरली गोना गो थ्रू. इट्स 0.01% लक, जो कि आपका हार्ड वर्क से ही क्लैरिफाई हो जाता है. देन जस्ट अपने आप पे बिलीव रखो, आप कर लोगे. ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, बिलीव इन योरसेल्फ, breathe out all your like जितना भी आपको दिमाग में negativity, breathe that out and just conquer the exam, and you are gonna ace that exam, and we believe in you that you are gonna ace the exam. कि लास्ट दिन जब एग्ज़ाम आता है, उस एग्ज़ाम के दिन में कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट का? एग्ज़ाम के दिन में? देखो एग्जाम जैसे मतलब अब 1 दिन पहले वही है ना, आप फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम से 1 दिन पहले जो आपकी नाइट है ना उसमें गुड स्लीप करो 6 to 8 आवर की, ठीक है? वो मतलब सबसे ज्यादा वही जरूरी है. अगर आप अच्छे से नहीं नींद लोगे ना तो मतलब हो सकता है आपका एग्जाम थोड़ा बहुत जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो सब चीजें ना हो पाए, ठीक है? और थोड़ा बहुत खाने पे फोकस करो, ठीक है? या नाइट में थोड़ा हेल्दी फूड खा के सो ताकि आपको नींद अच्छे से आए, और मॉर्निंग में जो आप जा रहे हो, और सबसे ज्यादा जरूरी है कोशिश करो एग्जाम हॉल तक पहुंचने की कि मैं 1 घंटे पहले थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊं, क्योंकि वो जो लेट होने का जो डर होता है ना, मतलब आप छोटी-छोटी चीज़ों से अपने आप को क्यों वो कर रहे हो, समझ रहे हो? क्योंकि पहले ही एग्ज़ाम का प्रेशर इतना बड़ा, मतलब मेंटली इतना वो हो जाता है डिस्टर्ब बंदा कि वो कुछ सोच ही नहीं पाता, और फिर उसमें आप ये छोटी-छोटी चीज़ें इनअप्रोप्रिएट वाली जो चीज़ें कर देते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेट पहुँच रहे हो, उस चीज़ का और फ़ियर हो जाएगा, ठीक है? और जो भी आपको उसमें कैरी करना है वो आप चीज़ें भूल आए। फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी आईडी वगैरह जो भी होती है वो सब चीज़ें भूल आए, तो उसका भी एक प्रेशर हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इतना बड़ा प्रेशर है एग्ज़ाम का, ठीक है? तो ये सब चीज़ें या अवॉइड करो। अवॉइड करो जो भी चीज़ें, और मॉर्निंग में हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट करके जाओ। ठीक है? जंक फूड को अवॉइड करो, और वही है, आराम से मतलब हेल्दी रहो, और अपने आप पे अगर आपने एक साल मेहनत की है, तो बिलीव इन योरसेल्फ,
बाकी अच्छा हो ही आप जाएगा। कर जाओगे अच्छा। मोरलेस आपको ये चीज देखनी चाहिए, लाइक आपने इस टाइम पे देखा होगा कि बच्चे लाइक लेट पहुंच रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर, फिर उनको डिनाई कर दिया जाता है एग्जामिनेशन से, लाइक उनका फिर पूरा एक साल जाया हो जाए। लाइक आप मत सोचो मैं 10-15 मिनट पढ़ लूंगा, नथिंग हैपेंस ऑन द एग्जामिनेशन डे। आराम से वहां पे पहुंचो, पैनिक फ्री, वहां कुछ बंदे दौड़ते हुए जाते हैं या पैनिक मोड में जाते हैं, दे रुइन देयर एग्जाम एट द एंड, अपना एग्जाम खराब कर देते हैं। एंड आपको पता होगा किस फूड से आपको लाइक यू फील मेंटली वेल, इसमें मेंटली फोकस, गेट दैट फूड। एंड सबसे ज्यादा आजकल मतलब टेम्परेचर्स काफी क्वाइट हाई रहते हैं, सो कैरी अ वाटर बॉटल विथ यू, मे बी एग्जामिनेशन सेंटर पे लाइक फैन वगैरह हो, लाइक वहां पे गर्मी हो, सो कैरी अ वाटर बॉटल विथ यू एंड स्टे हाइड्रेटेड एंड डू द बेस्ट ऑफ योरसेल्फ इन द एग्जामिनेशन। लाइक जितना आप में पोटेंशियल है, डू इट इन द एग्जामिनेशन। लाइक आपके एफर्ट्स जो रिफ्लेक्ट होंगे, दैट विल डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द रिजल्ट, क्योंकि कोई आपका हार्ड वर्क एंड ऑल ऑफ दैट नहीं देखता है, हाउ यू आर गोना प्रूव योरसेल्फ जस्ट बिकॉज ऑफ द रिजल्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, व्हिच इज वेरी वेरी डेलिकेट यहाँ पे। गाइस मैं ना कुछ पॉइंट ऐड ऑन करना चाहता हूँ। एग्जाम के एक दिन पहले विद नाइट में फुल रिलैक्स मोड में हो जाओ। मींस अब हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्या होगा मेरा कल एग्जाम में। आप 8 to 10 आवर मींस अकॉर्डिंग टू मी माय साइड 8 आवर की आपको स्लीप लेके ही जाना चाहिए। बाकी एग्जाम में क्या होगा कुछ नहीं मैटर करता है। बाकी आपने पूरी लॉन्ग जर्नी में क्या प्रिपरेशन करके रखा है, कितनी हार्ड वर्किंग करके रखे हो, उसका रिजल्ट रिफ्लेक्ट करेगा आपके एग्जाम में। तो बस यही सोचो और जो भी सब कुछ है ना अपने गॉड पे, अल्लाह पे, जिनको मानते हो उन पे रख दो और आपकी हार्ड वर्किंग कंफर्म रिजल्ट देगी। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि एग्जाम हॉल में हम बैठे हैं, सडन में 2 से 3 क्वेश्चन लगातार क्वेश्चन ऐसा हार्ड आता है, समझ में नहीं आता है अब क्या होगा। कि 2-3 क्वेश्चन लगातार हार्ड आने उस समय मेंटल की क्या थॉट रखें सो दैट हम बेटर कर So, जाएं। जैसे हमारे पास लाइक 90 क्वेश्चन है, ऐसा तो होगा नहीं लाइक 90 के 90 क्वेश्चन आपके फर्स्ट गो में हो जाएंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। लाइक AR1 होंगे, AR1 to 10 जो होंगे, उनसे भी ये चीज नहीं होती है। व्हाट दे डू, जस्ट डिवाइड योर एग्जामिनेशन सेक्शन इनटू 3 जोन्स। जोन 1 जो आपका फर्स्ट गो में हो रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली एज्यूम इसमें आपके 50 से 60 क्वेश्चन हो गए, देन रिमेनिंग क्वेश्चंस उसमें आपका सेकंड जोन है, फिर आप सेकंड जोन में चले जाओगे। देन व्हाट यू विल डू वो वाले क्वेश्चन जो आपको लाइक डिफिकल्ट नहीं लग रहे, मतलब डुएबल क्वेश्चंस हैं जिसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, एंड कीप ऑल ऑफ द हार्ड क्वेश्चन एट द लास्ट। वो हार्डली 5 to 10 क्वेश्चंस होंगे, वो डेलिबरेटली इन बिटवीन पुट किए जाते हैं सो दैट यू विल इन्वेस्ट योर टाइम इन दोस क्वेश्चन और आपका पेपर खराब हो जाएगा। पुट दोस क्वेश्चन एट द एंड, डू इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। इजी मींस जो आपको इजी लग रहे हैं, जो फर्स्ट गो में हो रहे हैं, देन जो थोड़ा एफर्ट्स ले रहे हैं, डू दैट एंड पुट हार्ड क्वेश्चन एट द एंड। वो 5 to 10 क्वेश्चन होंगे, अगर एंड पे उनमें से 4-5 क्वेश्चन भी हो रहे हैं, यू आर स्टिल क्लियरिंग द कट ऑफ, सो डोंट वरी रिगार्डिंग दोस क्वेश्चंस। देखो जो भी चीज है ना, आपकी जो भी जर्नी रही है 1 साल 2 साल की, लोग बाग बोलते हैं कि आप इन होल जर्नी क्या करते हो, इन होल ईयर क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, कैसी मेहनत करते हो, क्या करते हो। बट अकॉर्डिंग टू मी, जो भी आपकी 1 साल की जो भी मेहनत है ना, वो डिपेंड करती है 1.5 घंटे की उस एग्जाम हॉल की मेहनत पे, एग्जाम हॉल में जो तुम्हारा दिमाग चल रहा है उस पे। तो जो 1 साल की जर्नी रही है ना, उससे कहीं ज्यादा मैटर करता है 1.5 घंटे तुम क्या कर रहे हो। अगर आपने 1 साल अच्छे से मेहनत किया और 1.5 घंटे में आप पैनिक कर गए किसी भी चीज को लेके, अगर आपका एग्जाम खराब हो गया, तो वो 1 साल पूरा बर्बाद है, समझ रहे हो। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप एग्जाम हॉल में किस हिसाब से, किस माइंडसेट के साथ उसके अंदर जाते हो और किस माइंडसेट के साथ एग्जाम को मतलब परफॉर्म करते हो उसमें। तो अगर एग्जाम की बात करें, मतलब बहुत बार ऐसा होता है, और ये आपके लिए नहीं, हर किसी स्टूडेंट के साथ ये सब चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने पहला क्वेश्चन उठाया, दूसरा क्वेश्चन उठाया, नहीं हुआ, तो तीसरा क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, चौथा, इनफैक्ट 10 क्वेश्चन आपने लगातार अटेम्प्ट करने की कोशिश की, एक भी क्वेश्चन में आप श्योर नहीं हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैनिक करके यार मेरे से तो पूरा पेपर ही नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, बट ऐसा नहीं करना है। समझो, ये जो छोटी छोटी चीज है ना, इसी टाइम पे आपको वो चीजें सोचनी है। जस्ट आंखें क्लोज करो, ठीक है, और ब्रीथ करो अच्छे से, उसके बाद रिलैक्स, मतलब उस टाइम पे रिलैक्स रखो अपने आप को। ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन नहीं हुए तो बाकी नहीं हो रहे। जितना कोशिश करो, मतलब एक राउंड से फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 90 क्वेश्चन तक, मेरी तो ये स्ट्रेटजी थी। मैं पहले क्वेश्चन से लेके 90 क्वेश्चन तक वो क्वेश्चन है चूज करता था पहले, जो मेरे को 100% मेरे को आता था। फर्स्ट राउंड में वो सारे क्वेश्चन जो भी इजी है ना, उसको अटेम्प्ट कर देते हो ना, तो उसके बाद का जो टाइम है ना, वो आपको इतना अच्छा कॉन्फिडेंस दे जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। समझ रहे हो कि आपको वो बिलीव होता है कि मैंने फर्स्ट राउंड में 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर चुका हूँ, जो कि मेरे 100% सही है। तो आप जो भी थोड़ा बहुत डाउट कर रहे थे ना, वो भी आपके सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसमें भी। तो ये एक स्ट्रेटजी है जो कि मैंने खुद ने अपनाई थी, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, और ध्यान रखो। और सो मीरा दिल और विनय ने काफी बेटर तरीके से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किए हैं। तो गाइस मेरा एक पॉइंट ये है कि आपके नर्व पे, आपके इम्पल्स पे जितनी बेटर नियंत्रण होगा ना उस एग्जाम हॉल में ना, उतना बेटर आप परफॉर्म करोगे उस विद इन 1.5 आवर के एग्जाम में। मीन्स दैट आपके इम्पल्स और आपका नर्व पे बेटर कंट्रोल होना चाहिए। तो गाइस अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि अब उस मोमेंट में नेगेटिव मार्किंग और सिली स्टेक को अवॉइड करने का एक शॉर्ट ट्रिक बता दो। शॉर्ट फॉर्मूला यही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई क्वेश्चन है,
लेट्स हाइपोथेटिकल जो मेरे पास ये क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझा देता हूँ। जैसे मेरे पास कोई क्वेश्चन आया, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है? ऑल ऑफ अस नो दैट इट्स 500 ml, ठीक है? नाउ अब हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो मुझे किस-किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है? पहली बात तो मुझे पता है 500 ml है, सो आई एम 100% गोइंग ऑन फॉर दिस क्वेश्चन। सेकंड सिचुएशन कम्स डाउन, वहाँ पे 2 आ गए, एक तो आ गया 500 ml, दूसरा आ गया 600 ml। बाकी 2 मतलब एक्सट्रीम्स पे बिल्कुल, एक 3000 ml है, दूसरा 4000। तो यहाँ पे वो क्लोज है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ ये कि 500 है कि 600 है, बट यहाँ पे सिचुएशन क्या आ जाती है, ये आपके मतलब लास्ट मतलब 2 में डायलेमा है। इस पे आप एंड में रह सकते हैं, एंड इफ यू आर कहीं ना कहीं आपको स्ट्राइक करना है 500 में, देन ओनली गो फॉर दिस। मतलब आपको 2 तरह के क्वेश्चंस में जाना है। पहला आपको जाना है जिसपे आप 100% श्योरिटी हो, मतलब ये एक ऑप्शन, मतलब 3 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर रहे हो एंड यू आर गोइंग फॉर 1 ऑप्शन, वो तो आप 100% करो। दूसरा, गो फॉर दैट क्वेश्चन जिसमें आपको सिर्फ 2 में डायलेमा है, यू आर एलिमिनेटिंग 2, ठीक है? 2 में डायलेमा है, गो फॉर 1 जब आपको थोड़ा क्लू आ जाएगा, एंड डू ओनली 4-5 ऑफ दीज क्वेश्चन जिनमें आपको डायलेमा होगा। ऐसा तो नहीं होगा लाइक आपको 50% पेपर में डायलेमा हो, इट विल बी लाइक 65 to 70 to 80, इवन 80 क्वेश्चंस आपके ऐसे 100% श्योरिटी के साथ हो जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको 50-50 होगा बिटवीन 2 ऑप्शंस, एंड कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जिनमें आप बिल्कुल ब्लैक आउट होंगे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कुछ मैं हाँ। पॉइंट ऐड करता हूँ हम्म। कि क्या होता है ना, हमारे जो पैरामेडिकल का एग्जाम है ना, उसमें बायो ना सिंपल होता है, उसमें से 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं ना गाइस, आप सिंपल एलिमिनेट कर जाओगे। आपने अगर चैप्टर को ना 3 से 4 बार एनसीईआरटी से रीड कर रखा ना, तो आप 2 ऑप्शन को इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। तो आप कह रहे हो हाँ, तो आपको फिर लाइक 75 to 80 क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको 100% श्योरिटी होगी, या फिजिक्स आप सॉल्व कर रहे होंगे 100% श्योरिटी के साथ एक ऑप्शन मार्क कर रहे होंगे। नाउ डाउन टू लास्ट 10 क्वेश्चन, उनमें से आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जैसे मैंने बोले, यू आर डाउन टू 2 ऑप्शंस, उनमें से एक ऑप्शन आपको अगर माइंड में स्ट्राइक कर रहा है, गो फॉर दैट। कुछ क्वेश्चन 4 to 5 to 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें बिल्कुल आपको आइडिया नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, जस्ट लीव देम आउट। ऐसा नहीं आप तुक्का लगाओगे, तुक्का लगाते हुए एंड आप अपने सही करे को भी डुबा जाओगे। सो जिनमें आपको बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है, स्पेशली फॉर फिजिक्स सेमेस्टर, बायो में तो फिर भी कोई ना कोई थॉट आता है, फिजिक्स सेमेस्टर में अगर बिल्कुल आपको कुछ ब्लैक आउट हो चुका है, किसी लीव है, कोई बात नहीं, 0 आएगा, इट्स बेटर देन -1/3। हम बात करें जैसे आपने 60-70 क्वेश्चन कर दिए अच्छे से, तो उसमें मतलब तुक्का लगाने की जरूरत भी नहीं है। रिस्क भी नहीं हाँ, है। हाँ, रिस्क नहीं लेना नहीं लेना है, है। और क्या? क्या मतलब पड़ रहा है? मतलब हाँ। आपने 60 से 70 क्वेश्चन आपने अच्छे से कर दिया, आपको पता है कि मेरे सारे Already क्वेश्चन हाँ। अच्छे हैं, तो मैं क्यों बाकी जितने भी 20 क्वेश्चन है उनमें तुक्का लगाऊं? क्योंकि यहाँ पे समझ रहे कट हो? ऑफ लाइक पॉइंट्स पे डिपेंड हाँ, करेगा, कट ऑफ पॉइंट पॉइंट्स पे 5 से डिपेंड आप करता रुक है। जाओगे एंड दिस विल गिव यू रिग्रेट कि 0.5 क्यों पे लगाया किया मैंने यार, तुक्का। मतलब अब 100 तक हो जाता है रैंक। समझ रहे हो? तो इस बार तो और होगा। हम्म, तो वही ना, अगर आपने सेम स्कोर भी 20 से अबव कर रखी हो, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको तुक्का पे नहीं जाना चाहिए, एग्जैक्टली ना। और अब मेरे बॉडी मतलब इन द सेंस मैं बताऊं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का आपको ओवरऑल में समराइज करूं, फिजिक्स में लिटिल बिट टफ और मॉडरेट लेवल क्वेश्चन आने वाला है, बायो में कैम में सिंपल क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपसे 2 ऑप्शन, मतलब सपोज दैट 10 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है ना, आप 2 ऑप्शन ना इजीली एलिमिनेट कर जाओगे जिस 10 क्वेश्चन का आपको डिलेमा लग रहा है। और 2 ऑप्शन पे आप बार-बार रिवाइज 1-2 बार फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड जा रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं माइंड में आपको क्लिक कर ही जाएगा कि हाँ, ये वाला ऑप्शन मैंने पढ़ रखा है, ये मेरा ऑप्शन होगा। सो ओवरऑल गाइस, एक बात और, जैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि पहले कौन से सब्जेक्ट को हाँ, अटेम्प्ट करना एग्जैक्टली चाहिए, हाँ। कौन सी को नहीं करना चाहिए। तो मेरा तो यही कहना है, देखो इसमें सबसे पहले मतलब बहुत टाइम तो बहुत ही कम होता है, ठीक है? 1.5 आवर है, जो कि आपको 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन करना है। और फिजिक्स की अब हम बात करें तो मतलब 2-3 साल से को लेंदी आने लगा है, फिजिक्स में भी, नेट में भी देख हाँ, लो, उसमें भी exactly, देख लो। तो मेरे हिसाब से फिजिक्स तो भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में करनी ही नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे आपकी फिजिक्स हाँ, कितनी भी exactly, स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, और कितनी भी क्या? स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, फिजिक्स नहीं करनी चाहिए, हाँ। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करो बायो से, बिकॉज़ बायो फर्स्ट आपकी सिलेक्शन ही लेना है ना। अगर होती है ना, है कि नहीं? मैं तो ये कहूंगा बायो में 30 आउट ऑफ 30 होनी ही चाहिए। हम्म। अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो वो बायो से ही होगा, ठीक है? मतलब बाकी हाँ, भी है, exactly, और बट क्या? बायो में 30 आउट ऑफ 30 ही होनी चाहिए और आपकी। जो समझ रहे हो? एक मिनट, जो बच्चे वीक मानते हैं कि यार मेरा नहीं होगा, नहीं होगा सिलेक्शन, तो आपके लिए सबसे बेटर पॉइंट यही है कि आप जैसे बता रहे हो विनय, बताओ। बायो में 30 आउट ऑफ 30 होनी ही चाहिए। उसके बाद आप अटेम्प्ट को केमिस्ट्री केमिस्ट्री, को, हाँ। ठीक है? केमिस्ट्री में ये है कि मतलब आप ऑर्गेनिक Organic, ऑर्गेनिक हाँ। वाला जो भी टॉपिक आता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में ये मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसमें ऑर्गेनिक का मेहनत भी ज्यादा आता है। बेसिस पे हाँ। होते हैं, मतलब ऐसे आते हैं, जब फिजिकल को छोड़ देते हैं तो हाँ। ऐसे भी मतलब नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं इसमें अच्छे से, जैसे बायो की तरह ही इसमें भी आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन देखा टिक किया होगा, हाँ, like ठीक है? it. ये सब चीजें होती हैं। बाकी अगर फिर उसके बाद करते हैं फिजिक्स की, फिजिक्स में आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जो आपके पास होते हैं, मतलब आपको 100% पता है, ठीक है? पहले बायो अटेम्प्ट करो, उसके बाद केमिस्ट्री अटेम्प्ट करो, केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक, ठीक है? ये सारी चीजें और उसमें भी ऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा होता है, तो हाँ। प्लस पॉइंट आपके लिए भी है। मोर और लेस आपको लाइक वो आप अगर केमिस्ट्री कर रहे हो उसमें ऑर्गेनिक में क्या ही होगा, जैसे हमारे पास वुड्स रिएक्शन है, उसमें सोडियम ड्राई ईथर एंड वहां पे रेडिकल बन जाता है एंड दे और ड्राई यदि- एंड दिस रिएक्शन। और यदि मेन एक है ना, ट्रेंड फिक्स है, यानी और से एल और पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ, दिस तो- क्वेश्चन विल श्योरली कम
गटरमैन कोल्स रिएक्शन, लाइक सैंडविच रिएक्शन, दीस रिएक्शन मतलब ये हॉट टॉपिक्स होते हैं किसी चैप्टर बाकी से, ये आपको करते अगर जाना चाहिए। बाकी यही अगर टाइम मैनेजमेंट करना है तो पहले बायो अटेम्प्ट करो, उसके बाद केमिस्ट्री केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। केमिस्ट्री में भी आपको फिजिकल के छोड़ने हैं, आपको हाँ। ऑर्गेनिक सारे कर लेने हैं, इनऑर्गेनिक सारी जो फिजिकल भी कैलकुलेटिव होती है, देन यू आर गोना गो टू फिजिक्स। फिजिक्स में भी आपको कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल आएंगे, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन, गो फॉर देम फर्स्ट, वन लाइनर के उसके बाद जाओ, एंड लास्ट पे आपको लेक्चर क्वेश्चन, एंड यू आर गोना गो गुड इन द पेपर, जस्ट ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, दैट्स ऑल। हाँ, और क्या हमें तो सिलेक्शन रिजेक्शन विनय ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है। मैंने बताया कि जिन बच्चों को लगता है ना कि यार मेरा डिलेमा में है कि नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, तो उनके लिए विनय ने बहुत अच्छा पॉइंट अभी हमने रखे हैं कि फर्स्ट नंबर आप बायो अटेम्प्ट करो, देन कैम को, देन फिजिक्स पे जो आ रहा है कर लो। और नेगेटिव मार्किंग के लिए जैसे अमीर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, तो इन सारे पॉइंट को आप जरूर फोकस करना और बिलीव रखना, ट्रस्ट रखना अपनी जर्नी पे, आप बेटर कर जाओगे। हाँ, you do तो do लास्ट it। में मीर आप बताओ कि पेपर के दिन में क्या क्या चीजें ले जाना चाहिए एग्जाम में? अब पेपर के दिन जैसे ही पहले आपको अपना एडमिट कार्ड श्योरिटी के साथ कंडक्ट ले जाना है, क्योंकि उसके बगैर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। एंड उसके साथ आप सिंपल क्लोथिंग लेके जाओ, लाइक वो फैंसी नहीं जाना, आप फैंसी ड्रेस कंपटीशन में नहीं जा रहे हो, आप एग्जाम देने जा रहे हो, सिंपल आप कपड़े लगा के जाना। इफ यू हैव सम रिलीजियस कस्टमरी ड्रेसेस, थोड़ा टाइम से पहले चले जाना। एंड आपको आइडेंटिटी प्रूफ भी साथ में कैरी करना है। आइडेंटिटी प्रूफ में क्या क्या आ जाता है, आपके पास आधार होगा, पासपोर्ट होगा, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, दीज कम अंडर आइडेंटिटी प्रूफ। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है, 10th 12th की मार्कशीट, मोस्ट ओनली 12th की मार्कशीट आपके लेके चलो, वो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे इस्तेमाल हो जाएगी। एंड थोड़ा टाइम 1 घंटा पहले चला जाना, क्योंकि वहां पे आपको वेरिफिकेशन वगैरह होगी, थंब प्रिंट्स वगैरह होंगे, रेटिनल एग्जामिनेशन होगी, एंड आपको सेंटर रूम ढूंढना पड़ेगा, सेंटर ढूंढना पड़ेगा, वहां पे रो वगैरह में बिठाना। तो दैट्स हसलिंग पीरियड। सो हसलिंग पीरियड इन द सेंस लाइक आपको वहां तक पहुंचना है, फिर वहां पे जाके आपको 10-15 मिनट रिलैक्स करना है। सो यू शुड रीच अर्ली टू द एग्जामिनेशन सेंटर, सो दैट आप वहां पे रेस्ट करके आपके नर्वस सिस्टम को बिल्कुल रिलैक्स कर सको, हार्मोनल रिलैक्सेशन पा सको, एंड देन यू डू गुड इन द एग्जामिनेशन। देखो, मैंने एक चीज, जब मैंने ये एग्जाम दिया था, मैंने एक चीज फेस की थी कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो भी होते हैं ना, अभी तक तो नीट का एग्जाम भी ऑफलाइन बेसिस पे ही होता है। तो जैसे मैं था, जब मैं पैरामेडिक्स का एग्जाम देने गया था, तो मेरा ये पहला एग्जाम था ऑन सीबीटी मोड। ठीक है, हाँ। तो सीबीटी मोड जैसे हम बोलते हैं ना कि कंप्यूटर बेस्ड मोड होगा, कंप्यूटर पे एग्जाम होगा, जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं ना, उनका एक अलग एक्सपीरियंस होता है। हाँ, हाँ। तो जैसे मेरा भी था, ये अलग एक्सपीरियंस था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन पता है वहां पे क्या चीजें नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन थे कि मेरे को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। वैसे तो जो भी एग्जामिनर वहां पे आते हैं, वो आपको बता देते हैं सबको, ओवरऑल पूरे हॉल में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, उनको अच्छे से गाइड करते हैं वो। बट अगर आपको कोई भी, अगर एक क्वेश्चन भी डाउट लग रहा है ना कि यार ये कैसे हो रहा है इसमें, या ऐसे, मतलब एक क्वेश्चन भी अगर आपको डाउट है, तो जस्ट पूछो उससे। ठीक है, एक बार कंफर्म करो कि सर मेरे को ये सब चीजें नहीं आ रही है, मेरे को ये बताओ। ठीक है, इसमें कैसे वो करना चाहिए, क्या मेरे को दूसरा सब्जेक्ट कैसे मेरे को बदलना चाहिए, कैसे क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप उस टाइम पे पूछ लोगे ना, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप नहीं पूछ पाओगे और थोड़ा वो डाउट रहेगा ना, तो वो चीजें ना सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड होती जाती है, वो वही चीजें घूमती रहती है आपके दिमाग में। मतलब पूरे एग्जाम तक ऐसा लगता है कि यार मेरा ये कैसे हो रहा था, ये मतलब फालतू की चीजें क्यों करना वहां पे। बात ये है, और सीबीटी मोड में ना एक अलग एक्सपीरियंस आता है। ठीक है, तो जो भी चीज है ना, अगर एक परसेंट भी डाउट है ना किसी भी चीज को लेके, आप एग्जामिनर से पूछो कि सर मुझे ये सब चीजें नहीं आ रही है इसमें, प्लीज ये बता दीजिए। एक बार तो हमारे उसमें एग्जाम में, मैं मतलब एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मेरा जो सीबीटी मोड का एग्जाम हुआ था, मतलब 10 मिनट हो गए थे एग्जाम को, उसके बाद मेरा जो लैपटॉप, जो कंप्यूटर था ना, वो पता नहीं कैसे हैंग हो गया था। ठीक है, मैं कर रहा था बायो, अटेम्प्ट हो रहा था फिजिक्स, ऐसे करके कुछ हो गया था मेरा। ठीक है भाई, मैं 1-2 मिनट तो बैठा रहा, कह रहा यार क्या हो गया इसमें, क्या हो गया। बट फिर मैंने थोड़ी हिम्मत दी, क्योंकि एग्जाम हॉल में पूरा साइलेंस मोड होता है। ठीक है, उसमें बोलना भी ऐसा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक अलग ही वो चाहिए कि यार, मतलब हेजिटेशन होता है बहुत ज्यादा। तो मैंने अच्छे से अपना कंट्रोल किया, सारी चीजें कंट्रोल की। उसके बाद मैंने एग्जामिनर को मतलब बुलाया, उसके बाद उन्होंने वो सब चीजें सॉल्व की। अगर मैं 2-5 मिनट तक उसके अंदर ही बैठा रहता ना, तो हो सकता है मेरा एग्जाम खराब हो जाता। ठीक है, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो भी एग्जाम हॉल में जो भी दिक्कत आ रही है ना, जस्ट गो एंड एग्जामिनर, मतलब जो भी एग्जामिनर है उससे आप पूछो, सब चीजें बताते हैं वो। और बाकी हो सके अपने नफ्स को कंट्रोल करो, जैसे कि आदिल ने बताया है, अच्छे से एक मतलब फ्रेशली होके जाओ। जो भी चीजें अगर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, समझ रहे हो, बहुत सारे एग्जाम है। ठीक है, आपने अगर मेहनत की, अच्छे से किया, ठीक है, रिलैक्स मूड में जाओ तो हो गया काम। और क्या है इसमें। So guys, there are complete information और आपको मैं सही बोलूंगा, बी कॉन्फिडेंट और ट्रस्ट रखना अपने जर्नी पे, आप कर सकते हो। अच्छा, so guys, एट लास्ट हम यही कहना चाहते हैं, लाइक आप पे बहुत सारे सवाल उठे होंगे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन बाय योर रिलेटिव्स, योर पेरेंट्स। दिस इज द लास्ट चांस टू प्रूव योरसेल्फ। वो 1.5 घंटे ऐसे करो कि आप हर सवाल, हर ताने, हर एक चीज का जवाब दे रहे हो। एंड फॉर ऑल ऑफ दोज हु सेड आप नहीं कर सकते हो, जस्ट गिव अ टाइट स्लैप टू ऑल ऑफ देम बाय दिस एग्जामिनेशन। जस्ट गिव अ स्लैप टू देम, जस्ट शट देयर माउथ बाय योर रिजल्ट्स। दैट्स ऑल व्हाट यू आर, व्हाट देखो, ऐसे ही मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो भी एग्जाम हो रहा है आपका, मुझे पता है मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट है ना, उनका फर्स्ट चॉइस नहीं होता है पैरामेडिक्स देना। ये रियलिटी है। ठीक है, इसमें हमारा खुद का नहीं था, बट हमने दिया क्योंकि नीट में हमें दिख गया था कि मतलब अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे, इसीलिए। कट ऑफ क्लियर। तो ये चीजें ना अपने माइंड से अभी के लिए निकाल दो कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं होगा, मैं क्या करूंगा, दे आता हूँ, ये करता हूँ। नहीं भाई, ये चीजें मत करो। अगर आप एक्चुअल में मेडिकल प्रोफेशन में आना चाहते हो,
तो भाई हर एग्जाम इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम की उतनी ही वैल्यू है जो अदर एग्जाम की है, ठीक है। हर कोर्स इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई कोर्स बुरा है कोई कोर्स खराब नहीं है, मैं इस चीज में नहीं जाना चाहता, बट मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि वो चीजें ना माइंड में आती हैं, ठीक है, अपने माइंड में आती है क्योंकि हमारा सराउंडिंग्स ही ऐसा है, तो वो चीजें जनरली आई जाती हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अगर आप एग्जाम दे रहे हो ये, तो आप मतलब हो सकता है आपकी पहली चॉइस ना हो ये, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम खराब करके आ जाओगे। ये भी एक सीबीटी मोड एग्जाम है, एम्स का एम्स एंट्रेंस एग्जाम का एक एग्जाम है, समझ रहे हो। ये भी ऐसा नहीं है, ये ऑल इंडिया का मतलब बहुत टॉप अच्छा एग्जाम है, टॉप एग्जाम है, ठीक है। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हो ना, तो आप एम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से रेपुटेड हाँ आप कोर्स करना चाहते हो, मतलब ग्रेजुएशन कर सकते हो। तो जो भी है, कोई भी एग्जाम छोटा बड़ा नहीं होता, अच्छे से दो, मैं तो ये कहना चाहूंगा। बाकी जो भी करना है वो करो, और आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, Guys, बाकी अच्छे से एग्जाम दो। This is best of luck. guys, best of luck from my side. Bye bye. Take care. Bye bye.